ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पे गॉड बोर हो जाता है और वो कुछ एंजल्स को पृथ्वी पे भेजता है एक न्यू गॉड कैंडिडेट को चुनने के लिए। और वो सभी एंजल्स ऐसे लोगों को चुनती है जो कि थोड़े दिमाग से कमज़ोर होते हैं या पूरे तरीके से डिप्रेस होते हैं, जो कि पृथ्वी को ही ख़त्म करने की बात सोच रहे होते हैं। और इस प्रकार के गॉड कैंडिडेट्स के बीच में जब ऐसी फाइट होती है गॉड चुनने के लिए, तब इस दुनिया का क्या होता है वो इस सीरीज़ के अंदर दिखाया जाएगा। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद से इस सीरीज़ को देखा होगा, बट मेरे कहने पर आप इस सीरीज़ को लास्ट एंड तक ज़रूर से देखना। एनिमे की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, बट उन्हीं में से एक लड़का जिसका कि नाम मिराई होता है, वह ग्रोसरी स्टोर पे आता है और वहाँ से वो एक बिस्किट का पैकेट उठाता है। उसके बाद मिराई को बिल्डिंग पे दिखाया जाता है। मिराई जो होता है उस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। कूदते हुए वो कहता है मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल थी, मुझे अब इसे ख़त्म करना है। यह कहते ही वो कूद तो चुका था, बट तभी एक एंजल जो होती है उसके पास आती है, उसे लेकर के उड़ रही होती है। मिराई को लगता है कि शायद से वो स्वर्ग में जा रहा है, बट एंजल बताती है कि वो अभी तक नहीं मरा है। नीचे देखो, नीचे अभी तक लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, वहाँ पे कोई बॉडी नहीं होती। एंजल बताती है अगर वो मर गया होता तो उसका खून जो है पूरे रोड के ऊपर होता। अब वो अपनी लाइफ को बताना कंटिन्यू करता है। वो एंजल को उसे मार देने के लिए कहता है क्योंकि उसकी लाइफ पहले से ही झंड है। उसके चाचा जो हैं वो उसे अच्छे से नहीं रखते और उसे बचपन से पीटते हुए आ रही हैं। उसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, ना ही कोई उसको चाहने वाला है, इसलिए वो मर जाना चाहता है। बट एंजल जो होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जीने का रीज़न दूंगी। ये कहने के बाद वो उसे अपने पास से देने जाने वाली 2 से 3 चीज़ें दिखाती है, जैसे कि एक रेड एरो, जिससे कि वो किसी के ऊपर भी अगर अटैक करता है तो वो पर्सन जो है इसे पसंद करने लगेगा, इससे प्यार करने लगेगा। और दूसरा वो उसे विंग भी देगी जिससे कि वो उड़ सकता है, बट वह उन दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए कहती है, जिसके ऊपर मिराई जो होता है वो उससे दोनों चीज़ें मांग लेता है। और ये कहने के बाद वो आगे जाने लग जाता है। उससे पहले एंजल जो होती है उसकी तरफ अपनी रिंग्स फेंक देती है, जिससे कि उसके पास में विंग्स और क्रिस्टल्स आ जाती हैं। अब वह एंजल जो होती है उसे कहती है कि इससे तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम जिसको भी अपने प्यार में फंसाना चाहते हो उसको तुम फंसा सकती हो, तुम अपनी लाइफ इससे बेटर कर सकती हो। मैं तुम्हें रीज़न दे रही हूँ जीने का, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम इन्हें वेस्ट नहीं करोगे। मिराई जो होता है शुरुआत में तो हैरान होता है, बट जब वो विंग्स देखता है तब वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ये सब बस एक सपना लग रहा था, एंजल वेंजल कुछ नहीं होती, बट जब उसके पास विंग आए और जब वो उड़ सकता था तब उस पर यकीन हो गया उसको। अब मिराई जो होता है सनसेट को देखता है, वो चांदनी रात को भी देखता है और वो एक अलग ही देश के अंदर जाता है जिधर की 4 क्लोवर जो है वहाँ का फ्लैग होता है। उसे देख करके उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आती है जिसे कि वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। अब वो एक जगह बैठ करके उदास हो जाता है, जिसके ऊपर एंजल कहती है तुम उसके ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल करके उसको अपने प्यार में फंसा सकते हो, और तुम्हें क्या चाहिए। मिराई उदास दिख रहा होता है। एंजल इसका रीज़न पूछती है, जिसमें मिराई बताता है कि मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मैं इन विंग्स का और इस रेड एरो का क्या ही करूँगा। जिसके ऊपर एंजल बताती है तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा और चाची थे, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहते हो। मेरा यह बात सुन करके हैरान हो जाता है। उसके पेरेंट्स जो कि हर किसी से अच्छे से रहा करते थे, साथ में उनको मारने वाला उन्हीं का ही छोटा भाई था। एंजल बताती है कि वो प्रॉपर्टी के चलते हुए तुम्हारे पेरेंट्स को मारा गया है। यह बात सुनकर के मिराई जो होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसकी चाची टीवी देख रही होती है। मिराई एकदम से वहाँ पे आता है। उसकी चाची हैरान होती है कि ये कौन आया है, बट जब वो मिराई को देखती है तब वह उसे काम उड़ाने लग जाती है, उसे काम करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ मिराई जो होता है वह अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसकी चाची होश में जब तक आती है तब वो मिराई के प्यार में फंस चुकी होती है। वो मिराई से इंटीमेट होना चाहती थी, बट दूसरी तरफ मिराई उससे पूछता है क्या मेरे मदर और फादर को मारने वाले चाचा और चाची आप दोनों ही हो। यह बात सुनकर के चाची का दिमाग फिर जाता है। वो रोते हुए बताने लग जाती है मिराई को कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा है, वो सब तुम्हारे चाचा का ही काम है। और ये सारी बातें सुन करके मिराई का दिमाग फिर रहा होता। उसके चाचा तो आ चुके थे, बट जब वह अपनी बीवी को इस तरह की बकवास बोलते हुए सुनते हैं तब वह उसका मुंह बंद कराने के लिए उसके पास जाते हैं, बट उसकी चाची चुप नहीं होती। वो बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी में बॉम्ब रखा गया था, बट तुम गाड़ी से बाहर चले गए, जिसकी वजह से बस तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा भाई मारा गया और तुम बच गए। यह तो बात सुन करके तो उसकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। अब उसकी चाची वापस से कंटिन्यू बोलना शुरू रखती है कि उसे अडॉप्ट करने का रीज़न एक ही था, क्योंकि तुम्हारे फादर के नाम पे LIC थी और वो
उस लाइफ इंश्योरेंस को पूरे तरीके से हड़पना भी चाहते थे। अब मिराई जो होता है उसका दिमाग फिर चुका था। वो कहता है कि अपने आप को मार लो। जैसे ही यह बात वह उसकी चाची सुनती है तब उसका क्रिस्टल काम करने लगता है। वो पास में से एक चाकू उठाती है और खुद की गर्दन पे मार लेती है, जिससे कि कुछ ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत उसी समय वहाँ पे हो जाती है। यानी कि मिराई ने कत्ल कर दिया होता है। अब वहाँ पे एक एंजल आती है जो कि उसकी चाची की सोल को उठा करके हेवन या हेल में ले जाती है। अपनी चाची का खून देख करके वो पागल सा हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है कि वह उस टाइम कितना ज़्यादा खुश रहा करता था। वो ज़ोर से चिल्लाता है और इसी दौरान उसके सामने जो एंजल होती है वह कहती है मेरा नाम नैसे है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। अब हमारा सीन 1-2 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है मिराई जो है एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। वहीं पे नासे जो होती है उसके पास आकर के कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बट तुम अपने अंकल के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने फादर के भी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास में जीने के लिए भी काफ़ी सारी उम्र है। अब मिराई जो होता है वो कहता है मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, अब आखिरकार मैं क्या करूँगा। जिसके ऊपर नासे उसे बताती है तो अपने वापस से क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने चाचा को जेल के अंदर भेज सकते हो, जिससे कि तुम अपने पेरेंट्स का बदला तो ले पाओगे। यह बात सुनकर के वो उसे व्हाइट क्रिस्टल के बारे में बताती है। व्हाइट क्रिस्टल की मदद से ये किसी को भी बिना दर्द दिए एक ही सेकंड के अंदर मार सकता है। यह बात को सुनकर के मिराई जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यानी कि उसे किसी को चोट पहुंचाने की और दर्द देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि व्हाइट क्रिस्टल किसी को भी बस एक ही सेकंड में ख़त्म कर सकता है। अब जो नासे होती है वह उसे यह भी बताती है इस प्रकार के जो एंजल्स होते हैं वह सिर्फ 3 है, जिसमें से नासे जो है 1 है। और उसके बाद वह बताती है कि हर एक रैंक पे एक अलग ही एंजल होता है और हर किसी के पास में देने वाली क्षमता अलग होती है। कोई विंग दे पाता है तो कोई क्रिस्टल दे पाता है, कोई ये दोनों दे पाता है और कोई व्हाइट क्रिस्टल भी दे पाता है। अब उसी दौरान हमें दिखाया जाता है मिराई के एक फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पे कि उसकी मदर जो है उसकी तारीफ कर रही थी उसकी ड्राइंग से रिलेटेड, और वो सिर्फ कहती है कि तुम आगे चल के बहुत आगे तक जाओगे। अब मिराई को जब जैसे ही वह बातें याद आती हैं तब वो नासे की बातों को स्वीकार करता है और कहता है तो ठीक है, अगली बार अब मैं ज़रूर से कॉलेज जाऊँगा। और वहीं दूसरी तरफ जब टीवी देख रहा होता है उसी दौरान उसे एक मॉडल दिखाई देती है जिसके पास में कि एक एंजल होता है। वह मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि उसे सुंदर सुंदर लड़कियां डेट कर रही हैं और इसी वजह से वो चर्चित है। एंजल जो होते हैं यानी कि नैसे वो बताती है ज़रूर से इसने अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया होगा। किसी भी इंसान के ऊपर हम एक बार रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एक बार में बस 14 लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका जो असर है वो 33 दिन तक रहेगा। यह सारी बातें जो है वो मेरे ध्यान से सुन रहा होता है, बट दूसरी तरफ हमें उसी मॉडल को दिखाया जाता है जो कि सुंदर सुंदर मॉडल के साथ में डेट पे होता है। बट उसी दौरान वहाँ पे हमें दिखाते हैं एक रोबोटिक सूट पहना हुआ पर्सन आता है जो कि अपने पास से व्हाइट एरो निकालता है और उससे उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी मर चुका था जिससे कि उसका जादू खत्म हो गया था। अब जितनी भी मॉडल होती है वो होश में आ जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती हैं। अगले दिन मिराई को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज के लिए पहले दिन को अटेंड करने जा रहा था। उसके पास नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर पता चलता है कि वो मॉडल जो है वो मर चुका है। अब उसे अगले दिन नासे बताती है कि तुम्हारे चाचा ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं, अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में बंद है। अब नासे जो होती है वो मिराई से कहती है आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, आज तुम्हें कैसा लग रहा है। वो उसे हर बात जानना चाहती थी बट मिराई जो होता है वो सैड होता है। उसी दौरान हमें एक ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक बैंक के अंदर 2 चोर घुस आए हैं कि तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक पर्सन उड़ते हुए आता है और वहाँ पे आकर के वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिराई भी ये सब देख रहा था। वो पर्सन जो होता है खुद का नाम पोलीमैन बताता है और यह कह करके अब वह पुलिस वालों के ऊपर अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और वो उनको अपने काबू में ले आता है जिससे कि वो उसके ऊपर फायर नहीं करते। अब वो बैंक के पास में जाता है जहाँ पे चोर उसके ऊपर अटैक करने आता है बट अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। उसका साथी जो होता है उस पर गोली चला देता है। वो अपनी जगह से हट चुका था इसलिए उस चोर का ही साथी मारा जाता है। अब वह उसकी गोलियों को डॉज करता है पोलीमैन और पोलीमैन इस बार अपने व्हाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उस आखिरी चोर को भी खत्म कर देता है। अब वह जाता है टेलीविजन वालों के पास में यानी कि ब्रॉडकास्ट चैनल वालों के पास में और उनसे जाके कहता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ एक एलियन हूँ। मैं यहाँ पे अपने साथियों को ढूंढते हुए आया हूँ जिनके पास में मेरी ही जैसी ताकतें हैं। मैं उन सभी से मिलना चाहता हूँ एक बार। और वो सभी को ध्यान से रहने के लिए कह देता है। मिराई भी ये सब देख रहा था। मिराई जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इस पर्सन ने अपने विंग्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि ये भी किसी एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में है। यह बात सिर्फ मिराई को पता है क्योंकि मिराई भी एक एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में है। जो कोई भी एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो सामने वाले पर्सन को भी देख सकता है जो कि एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब नासे जो होती है सारी बातें मिराई को बताती है कि किस प्रकार से यहाँ पे 12 और भी एंजल्स आए हुए हैं। वह इन सभी को शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि आपस में फाइट कर सकें और जो कोई भी इस फाइट के अंदर जीतता है उसे भगवान घोषित कर दिया जाता है। इस फाइट के अंदर अलग अलग प्रकार की एंजल्स होती है जिनके पास में अलग अलग शक्तियां होती हैं। कोई विंग दे सकता है, कोई क्रिस्टल दे सकता है, कोई व्हाइट क्रिस्टल, रेड क्रिस्टल और विंग भी दे सकता है। एंजल्स के 3 ग्रेड होते हैं। कोई भी एंजल अपना लेवल इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, जिस वजह से उनके पास में जो अपनी यूनिक एबिलिटी
एबिलिटीज़ होती है वह भी घट जाती है। मिराई को जब ये बातें पता चलती है तब वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब तो कोई भी पर्सन जो है उसे मार सकता है, क्योंकि इसी के ही जैसे 12 और भी लोग हैं। जिसमें नासे बताती है अगर तुम इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम वैसे भी मारे जाओगे, क्योंकि तुम मरने वाले थे, इसलिए हम लोग आए थे तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें अपनी एबिलिटीज दी है जिससे कि तुम जी सको और गॉड गेम के अंदर एक हिस्सा ले सको। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कनाडा नाम के पर्सन को, जो कि वह एक खुद पोलीमैन होता है, यानी कि पोलीमैन कनाडा ही होता है। कनाडा जो होता है वो कहता है कि अब मैं किसको अपना अगला शिकार बनाऊं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नासे को, जो कि मिराई को देख करके उसकी तारीफ करती है, क्योंकि आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे है और वो चाहती है कि इसका फर्स्ट डे काफी ज्यादा अच्छा जाए। और वो उसे कहता है कि तुम साकी के ऊपर में रेड एरो का जरूर से इस्तेमाल करना, जिससे कि साकी तुमसे प्यार करने लगे और तुम्हारी लाइफ अच्छे से गुजर सके, क्योंकि साकी तुमसे वाकई में प्यार करेगी अगर तुम 33 दिन तक उसे ठीक से रखते हो तो। मिराई जो होता है वह अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में आज उसका फर्स्ट डे था और उसे वहीं पे एक एंजल दिखाई दे जाती है। वह एंजल खुद भी मिराई को नोटिस कर लेती है। वह उसके सामने आती है और उसे कहती है तो अच्छा तुम भी गॉड गेम की पार्टिसिपेंट हो और तुम्हारे पास में भी एक एंजल है, यह देख के तो मैं हैरान हूँ। और एंजल उससे अपनी बातों में फंसाती है और तभी हमें साकी को पीछे दिखाया जाता है। साकी को वो एंजल इसके ऊपर अटैक करने को कहती है, वो अपने रेड क्रिस्टल से अटैक भी कर देती है। अब मिराई जो होता है उसके काबू में आ चुका था। साकी जो होती है वो मिराई को उसके घर पे जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि तुम्हें वहाँ पे मेरा इंतजार करना है। यह सारी बात सुनकर के मिराई जो होता है उसी समय अपने विंग्स का इस्तेमाल करता है, वहाँ से निकल जाता है उसके घर के लिए। उसके घर पे अब हमें दिखाया जाता है कि साकी आ चुकी थी। रेवल जो होती है उसकी एंजल की रैंक पूछती, जिसमें वो स्पेशल रैंक बताता है। यह सुनकर के रेवल जो है वो मिराई को दूर हट जाने के लिए कहती है साकी से, और साकी को कहती है कि इसके पास में व्हाइट क्रिस्टल होगा, ये तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। बट मिराई कहता है कि मैं साकी से वाकई में प्यार करता हूँ और मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला हूँ। रेवल के कहने पे साकी और मिराई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो साइन इन होता है। अब मिराई जो होता है वो साकी को अपने विंग्स की मदद से हवा में उड़ाता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वह साकी को शुरुआत से ही पसंद करता आया है और वह साकी को ही अपना लवर मानता है और सब कुछ। यह कहने के बाद में वह उसे अर्थ जो है वो आसमान से भी दिखाता है। उसके बाद में वह उसके घर पे आ चुका था। घर पे आते ही उसे पता चलता है कि किस प्रकार से न्यूज़ के अंदर यह सारी बातें फैल रही है कि कुछ लोगों के पास ताकत है और वो आपस में फाइट करेंगे। रेवल अब मिराई से चाहती थी कि वो उनके लिए उस मेट्रोपोलीमैन को खत्म कर दे, जिससे कि साकी की जान बचा सके। मिराई जो होता है इस काम के लिए मान जाता है, मेट्रोपोलीमैन को खत्म कर देगा। बट उससे पहले वहाँ पे नैसे आ जाती है। नैसे वहाँ पे आकर के मिराई को देखती है, उसके पास में रेवल को भी। वह समझ जाती है कि साकी के पास में रेवल है। वो बताने लग जाती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में मिराई और साकी जो है वो एक हो चुके हैं एक प्रकार से। अगर मिराई मारा जाता है तो मिराई की सारी एबिलिटीज जो है वो साकी के पास में आ जाएगी। ये बात जैसे ही मिराई को पता चलती है तो वो रेवल के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कहते हुए तो इसका मतलब रेवल जो है शुरुआत से ही मिराई को मरवाना चाहती थी। बट रेवल की भी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो अपनी साकी यानी कि अपने एंजल की कॉन्ट्रैक्ट करने वाली लड़की को बचाने की तो हर प्रकार से कोशिश करेगी और ये काम हर एक किसी एंजल का होता है। इसके ऊपर नैसे जो होती है वो भी कहती है तुम बात तो सही कह रही हो, बट मिराई जो है वो साकी को प्यार करता है और वो साकी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रेवल को जब ये बात पता चलती है तो वो खुद भी हैरान होती है। वहीं पे अब नैसे जो होती है सारी चीजें रिवील कर देती है कि कैसे मिराई जो है वो साकी से शुरुआत से ही प्यार करते हुए आ रहा है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलीमैन जो होता है अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल को मार रहा था और न्यूज़ के अंदर वो फेमस हो चुका था। बट मेट्रोपोलीमैन को गॉड्स गेम के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको खत्म करने का दिमाग में सुझाव आता है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। उन लोगों को आज़ाद छोड़ करके अब उन्हें खत्म करने का वक्त आ चुका है। अब दूसरी तरफ मिराई के ऊपर से रेड एरो का असर खत्म होने लग जाता है, इसलिए उसे बांध के रखा हुआ था। बट जैसे ही रेड एरो का असर खत्म होता है वो साकी से वापस से अपना प्यार कन्फेस कर देता है और कहता है मेट्रोपोलीमैन को मैं तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी हमेशा ही हिफाजत करूंगा। बट दूसरी तरफ घड़ी में 6 बज चुके थे। अब टेलीविजन के अंदर हमें मेट्रोपोलीमैन को दिखाया जाता है जो कि आकर के कहता है मेरे ही जैसे कुछ और भी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ एक स्टेडियम के अंदर, हम वहाँ पे आके बातचीत से इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पे आएँ, जिससे कि हम आपस में बात करके इस चीज़ को निपटा सकते हैं। मिराई को तो शुरुआत से ही पता था कि ये सिर्फ एक ट्रैप है। रेवल भी वहाँ पे इन दोनों को जाने से मना कर देती है, क्योंकि अगर ये वहाँ गए तो मारे जाएंगे। बट उसके बावजूद भी मिराई और साकी जो होते हैं वहाँ के लिए निकल जाते हैं, बट वे अपने एंजल्स को पीछे छोड़ जाते हैं कमरे के अंदर। अब वह दोनों एक साथ होते हैं और वो यहाँ पे आकर के देख रहे होते हैं कि स्टेडियम में क्या हो रहा है। वहाँ पे अब हमें अलग अलग टीवी चैनल्स के उनके ड्रोन्स को दिखाया जाता है जो कि हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे और टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। रेवल और नासे जो होती हैं वह टीवी पे ये सब होता हुआ देख रही होती हैं। लोग जो होते हैं हम काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मेट्रोपोलीमैन वहाँ पे आ जाता है। मेट्रोपोलीमैन वहाँ पे आ चुका होता है। उसे देख करके 2 और मेट्रोपोलीमैन आ जाते हैं जो कि येलो और ब्लू होते हैं। वो अपने एरोस का इस्तेमाल करते हैं बट उसके ऊपर असर नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर किसी एक आदमी के ऊपर पहले से रेड एरो का असर है तो उसके ऊपर कोई दूसरा
दूसरा रेड एरो का असर नहीं हो सकता है। जब यह बात मिराई को पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो देख सकता था अपनी आइस की मदद से। अब वही मेट्रोपॉलिमन जो है वो हकीकत का तो स्टेडियम में होता नहीं है, इसलिए ब्लू और येलो जो होते हैं इधर उधर देखने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मेट्रोपॉलिमन बाहर आ जाओ, ये एरो जो है वो 32 मीटर की रेंज से ज़्यादा दूर तक अटैक नहीं कर सकते हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ तक तुम्हारा एरो नहीं आने वाला है। वहीं अब इन दोनों की पास्ट की कहानी बताई जाती है कि ये दोनों शुरुआत से ही दोस्त हैं। इन दोनों की लाइफ जो है पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी और ये दोनों मरने ही वाले थे कि उसी दौरान वहाँ पे 2 एंजल्स आती हैं और इन्हें शक्तियाँ प्रदान करती हैं जिससे कि अपनी लाइफ को बेटर बना सके। यह देख करके वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं जब मेट्रोपॉलिमन काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को मार रहा था और वो ये वादा भी करता है कि अपने जैसे लोगों को भी खत्म कर देगा, इसलिए वो उसका सामना करने आई थी। वह दोनों जो होते हैं मेट्रोपॉलिमन को बाहर आने के लिए कहते हैं। मेट्रोपॉलिमन को हमें टीवी पे दिखाया जाता है जो कि कहता है जो तुम्हारे सामने है वो फेक है और मैं रियल हूँ। मैं तुम सभी को कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने यहाँ पे आकर के गलती कर दी है क्योंकि तुम दोनों अब मरने वाले हो। उसकी ये बात सुन करके उन दोनों का दिमाग फिर जाता है और वह जो उसका क्लोन जो कि स्टेडियम के बीच में खड़ा होता है वो उसको जाकर के पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर हम इसे मार देते हैं तो शायद से मेट्रोपॉलिमन सामने आ जाए। बट तभी वहाँ पे एक लड़की सामने आती है जो कि वह भी एक एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में होती है। वो कहती है कि मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे मत मारना, मैं आप सभी के साथ मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं है मेट्रोपॉलिमन के हाथों। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मेट्रोपॉलिमन उड़ करके उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर वहाँ से भाग जाता है। अब जो ब्लू मेट्रोपॉलिमन होता है वो कहता है स्टेडियम में बैठे जितने भी आप लोग जो कि एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में वो आगे आओ, बस हम अपने रेड एरो का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एक ट्रस्ट बन सके, उसके बाद में मेट्रोपॉलिमन को खत्म कर देंगे। 2 मेट्रोपॉलिमन और आते हैं जो कि पिंक और ग्रीन होते हैं। जैसे वो वहाँ पे आते हैं वो अपने रेड एरो का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास जाते हैं और रेड एरो का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। बट तभी वहाँ पे उसी छोटी सी लड़की को दिखाते हैं जो कि आकर के कहती है जो मेट्रोपॉलिमन जिसको कि तुम फेक समझ रहे हो वही रियल है। वो कुछ समझ ही नहीं पाते। पीछे खड़ा मेट्रोपॉलिमन जो होता है वह शुरुआत में अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करता है और येलो वाले के ऊपर रेड एरो का, वह वहीं पे मर जाता है ब्लू वाला। और फिर हमें पता चलता है ग्रीन और पिंक जो है वो उसके एक एक्टर होते हैं मेट्रोपॉलिमन के जो कि उसने बनाए होते हैं। वह शुरुआत में तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिमन जो था वो नकली का था, बट दूसरे राउंड में जब मेट्रोपॉलिमन आया था तब उसने असली वाले ने नकली वाले के साथ में जगह एक्सचेंज कर ली होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब ब्लू वाला मेट्रोपॉलिमन मर रहा था तब उसकी एंजल वहाँ पे आती है अपने विंग्स और अपने एरो को लेने के लिए, बट तभी मेट्रोपॉलिमन जो होता है उनसे उसके विंग्स और एरोज मांग लेता है क्योंकि उसी ने ही उसे खत्म किया होता है, उसके पास वो आ चुके होते हैं। अब वहीं पे हमें येलो मेट्रोपॉलिमन को उस लड़की को दिखाया जाता है। उन दोनों की कहा जाता है कि खुद को खत्म कर लो, उन्होंने शुरुआत से ही कोई भी क्राइम नहीं किया होता है इसलिए उन्हें खुद को खत्म करने का भी कोई भी हक नहीं होता उसके कहने के ऊपर, इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं। बट तभी वहाँ पे मेट्रोपॉलिमन जब होता है वो उनके ऊपर व्हाइट एरो का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। यह बात सुनकर के येलो मेट्रोपॉलिमन जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस बीच लड़की का हाथ जो होता है वो वहाँ से खींचने लग जाता है, वो रोने लग जाती है। उसी दौरान मेट्रोपॉलिमन अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। अब जो लड़की होती है छोटी वाली वह रोने लग जाती है, वह काफी ज्यादा जोर से रोती है और कहती है कि मेरी जिंदगी बख्श दो। स्टेडियम में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं दृश्य देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, चाहे वो एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में होने वाला पर्सन हो चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो। एक एंजल आकर के उस लड़की की जान की भीख मांगने लग जाती है। कोई भी ऐसा लड़का यहाँ पे आकर के इसकी जान बचा लो, जो भी कोई भी गॉड की गेम के अंदर हिस्सा ले रहा है, बट कोई आगे नहीं आता। बट मिराई जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है साकी को रोता हुआ देख करके। उसकी नेक पे जो रिंग होती है वह ऑन हो जाती है और उसी दौरान वह नैसे को भी आते हुए देख लेता है। उसकी रिएक्शन अजीब होते है इसलिए एक पर्सन जो है उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। नैसे अब बीच में आ चुकी हुई होती है, वो मेट्रोपॉलिमन के पास में जाती है और उसे कहती है कि तुम इस लड़की को चाहे कितना ही टॉर्चर कर लो, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है, कोई भी यहाँ पे अपनी मौत को दावत देने नहीं आएगा। मेट्रोपॉलिमन को उसकी बातें सच लगती है इसलिए वो उस छोटी सी लड़की को खत्म कर देता है अपने व्हाइट एरो की मदद से। अब नैसे को जो होती है वह उसके पास में आकर के कहती है मुझे लगता है कि तुम इस गॉड गेम को जीतना चाहते हो, बट मैं अपनी एंजल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले पर्सन को जरूर से जितवाना चाहूंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह कह करके वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सभी लोग जाने लग जाते हैं। मिराई और साकी जो होता है वह काफी ज्यादा उदास हो चुके थे, उन्होंने अपने सामने 3 लोगों को मरता हुआ देखा है, वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा उदास होते हैं, जहाँ पे कि मिराई कहता है साकी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे कि उसके फादर से बता रहे होते हैं जो कोई भी कमजोर होता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उसके ऊपर हंसना चाहिए। दूसरी तरफ साकी जो होती है जो कि कुछ समय तक उदास होती है, वह मिराई की तरफ देख करके समझ जाती है कि मुझे इसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करना होगा। बट तभी बाहर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वह भी एक एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। वो गेट को खड़खड़ाता है। मिराई और साकी उसी समय चौकंदा हो जाते हैं, बट वह कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ
पे चोट पहुंचाने नहीं, बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। अब जो नैसे होती है वह बाहर जाकर के उस लड़के को देखती है जो कि एक आदमी होता है। वो कहती है कि ये सच बोल रहा है। वो घर के अंदर आकर के खुद को सुखाता है और बताता है, वो आदमी बताता है कि उसे टर्मिनली कैंसर है जिसकी वजह से वो 3 महीने बाद मर जाएगा। जब वो मर रहा था उसके पास में एक एंजल आती है जो कि उसे ताकत देने का वादा करती है। उसके बाद में वो एंजल से मिलता है। अपनी फैमिली के लिए वो एक सिक्योर प्लेस खोजता है और फाइनेंशियली उन्हें स्टेबल कर देता है जिससे कि वह उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। अब वह अपनी फैमिली से दूर हो चुका है। अब वह पूर्ण रूप से इन लोगों की मदद करना चाहता है जिससे कि उसकी बच्ची को कोई भी मेट्रोपॉलिटन नाम के पर्सन के गॉड के अंडर ना रहना पड़े और इनकी लाइफ अच्छे से बीत सके, क्योंकि वो एक अच्छे गॉड को चुनना चाहते। इसलिए उसने 14 डिटेक्टिव के ऊपर अपने एरोस का इस्तेमाल किया जिससे कि उसने अलग अलग प्रकार के लोगों को ढूंढा जिनके पास एंजल हो सकते हैं। मिराई और साकी उसे अच्छे लगते हैं इसलिए वो इनके साथ में कोलैबोरेट करने आया है। यह बात जान करके वो हैरान होते हैं। बट दूसरी तरफ वो आदमी जो होता है वह बताता है कि उसे कैंसर है, जिसके ऊपर मिराई जो होता है उसे कहता है आप हमारे साथ काम तो कर सकते हो बट आपको साथ ही में अपना इलाज भी कराना होगा, क्या पता आप ठीक हो सको। दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन के पास में अब काफ़ी सारे रेड एरोज आ चुके होते हैं। वह उनका इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग ट्रिक खोज रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जिसका कि नाम ननाटो होता है, उसकी एंजल का नाम बैरेट होता है। उन सभी ने आपस में मिलकर के अंदाजा लगाया होता है जो भी मेट्रोपॉलिटन है उसके पास में जरूर से एंजल मैजे होगी जो कि एक स्पेशल रैंक की एंजल है क्योंकि वो भी व्हाइट एरोज का इस्तेमाल कर सकता है। बट दूसरी तरफ नाटो जो होता है उन्हें कॉस्ट्यूम दिखाता है जिसकी मदद से इनकी हकीकत जो है बाकी के लोगों को पता ना चले और नाटो वादा करता है वो कुछ दिन में आता है इस ड्रेस को लेकर के। दूसरी तरफ हमें एक लाइट स्कूल को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें कनाडा को दिखाते हैं जो कि अपनी लाइट स्कूल को अटेंड कर रहा होता है। उसी दौरान उसके बेस्ट फ्रेंड मीसू को दिखाते हैं। मीसू लड़कियों को देखता है तो कनाडा उससे पूछता है कि अगर उसकी एक भी इच्छा पूरी हो सकती है तो वो क्या मांगेगा। वो दुनिया का सबसे अमीर बनना चाहता था, जिसके ऊपर कनाडा कहता है कुछ और इच्छा मांगो, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वेपन्स खत्म हो जाए। वह कहता है कुछ और जो कि हकीकत हो सके। वो कहता है कि दुनिया की सभी अगली लड़कियां खत्म हो जाए। कनाडा कहता है अच्छा। अब मीसू उससे पूछता है कि आखिरकार वो क्या चाहता है, जिसपे वो कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वो आर्चरी वाले कोर्टयार्ड के अंदर आता है। उधर वो अपने एरोस को शूट करता है जहाँ पे वो रेड एरो को एक व्हाइट एरो के पीछे लगाता है जिससे कि वो 64 मीटर दूर तक अटैक कर सकता था। ये एक न्यू चीज थी जिसके बारे में उसने पता लगाया होता है। वो वहां से अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ के निकल जाता है। वो एक लेबोरेटरी के अंदर आता है जिधर की एक लड़की को एक क्यूब के अंदर बंद करके रखा था जो कि उसकी छोटी बहन होती है। अब हमें ननाटो को दिखाया जाता है। ननाटो जो होता है वो इस बार मिराई और साकी के पास में आता है और बताता है कि ये जो पर्सन है इसके पास में भी एंजल हो सकता है। इसी प्रकार के 5 अनआइडेंटिफाइड पर्सन भी हैं जिसमें से एक तो न्यूज के अंदर ही आ रहा होता है जो कि लोगों को मार रहा है। यहाँ तक कि यह बात भी पता चलती है कि किस प्रकार से एक साइकिक वार्ड के अंदर से एक लड़की भाग निकली है जो कि अब लोगों को टारगेट बना रही है अपना। मिराई साकी यह बात जान करके हैरान होते हैं जिसका नाम मिमी होता है। मिमी जो है लड़कियों को अपना टारगेट बनाती है और उनको खत्म कर देती है। जब मिमी भागी थी तब जेलर्स ने उसे खुद आजाद किया था हंसते हुए, इसलिए उन्हें समझ में आ जाता है कि ये किसी प्रकार से एंजल के कॉन्ट्रैक्ट में है, वरना कोई इंसान जिसके पास में पहले से विंग्स और एरोज हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन। मिमी सुंदर लड़कियों के साथ में खेल रही होती है। मेट्रोपॉलिटन वहाँ पे आकर के कहता है मैंने मिमी तुम्हें कहा था कि तुम्हें अगली लड़कियों को ही उठाना है, सुंदर लड़कियों को नहीं। इसलिए मिमी कहती है तो ठीक है। मेट्रोपॉलिटन से अपना काम खत्म करने को कहता है। अब वो लड़की जो होती है उस छोटी सी लड़की को खत्म कर देती है। रेबल बताती है कि अगर किसी भी पर्सन के पास में एक विंग और एक एरो से ज्यादा चीजें होंगी तो वो अपने रेड एरो के कांटेक्ट में आने वाले पर्सन को वो चीजें ग्रांट कर सकता है। अब नाटो जो होता है वो कहता है इसका मतलब है कि ये पक्का से मिमी जो है मेट्रोपॉलिटन के लिए ही काम करती है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन ही है जो कि ऐसी क्रूर चीजें कर सकता है। यह कहने के बाद वो कहता है अगर हम मिमी को पकड़ लेते हैं तो हम मेट्रोपॉलिटन को जरूर से मार पाएंगे। अब नाटो जो होता है वो मिराई से पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने मेट्रोपॉलिटन आ जाता है तो क्या तुम उसे अपने व्हाइट एरो से खत्म कर सकते हो। यह बात सुन करके मिराई जो होता है वो उदास हो जाता है, वो ऐसे नहीं कर सकता था। इसलिए नाटो कहता है क्या पता उसके ऊपर पहले से ही रेड एरो हो और तुम उसके ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल ना कर पाओ। साकी की जान मुसीबत में हो और फिर तुम्हें अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम खुद को अभी से ही तैयार कर लो। ये कहने के बाद में नाटो जो होता है यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यूज पे हमें दिखाया जाता है एक टावर के ऊपर एक लड़की को किसी ने अधमरी हालत में छोड़ रखा है। यह देख करके न्यूज में वह तीनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। उन्हें पता चलता है कि मिमी होती है। वहाँ पे गन्स लेकर के ननाटो आता है और दोनों को गन्स पकड़ा देता है खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि मुसीबत में पता नहीं कभी ये काम आ जाए। मेरे ये लेने से इनकार करता है बट ननाटो उसके बावजूद भी उन्हें गन्स पकड़ा देता है क्योंकि कभी भी काम आ सकती है अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए। अब दूसरी तरफ हमें मिमी को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को मार रही होती है। वो थोड़ी साइको टाइप की होती है। ननाटो बताता है हमेशा ही मिमी जो है अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को अपना टारगेट बनाती है, ज़्यादातर हाई स्कूल की लड़कियाँ। दूसरी तरफ हमें एक न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है अधमरी हालत में एक लड़की पड़ी हुई होती है।
वहीं पे हमें मिमी को भी दिखाते हैं जो कि बोल रही होती है एंजल्स की कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आ सकते हैं, मैं इस लड़की को वरना मार दूंगी। वहाँ पे आने वाली पुलिस फोर्स के ऊपर अपने रेड एरोस का इस्तेमाल करती है, चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से और कहती है अगला टारगेट मेरा कोई और होगा अगर कोई नहीं आया। ननाटो जो होता है वो मिराई को बताता है कि उसके सामने मैं जाऊंगा और जैसे ही मेट्रोपॉलिटन मुझे मारने के लिए आएगा वैसे ही मिराई अपने वाइट एरो का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसे उसका सूट देता है। ये सूट जो है उनकी आइडेंटिटी छिपाने में काम आएंगे और इसके ऊपर ज़्यादातर अटैक उनके ऊपर लगेंगे भी नहीं, एरोस के अटैक इनके ज़रूर से लग सकते हैं। अब मिराई जो होता है वो ननाटो के साथ में उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। टावर के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं मिमी अपना फ़ोन चला रही होती है। ननाटो उसके पास में जाता है, उससे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बट वो लड़की उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है और कहती है मेरे पास एक बॉम्ब है। यह कहकर के वो खुद को ब्लास्ट कर लेती है। मिराई ये देख के घबरा जाता है, वो ननाटो के पास उड़ के जाता है उसकी जान बचाने के लिए, उसे पकड़ तो लेता है। वो एक बिल्डिंग पे आता है। ननाटो बड़ी मुश्किल से उस धमाके से बचता है अपने सूट की वजह से, बट दूसरी तरफ हमें मेट्रोपॉलिटन को दिखाते हैं जो कि व्हाइट एरो का इस्तेमाल करने वाला था। बट दूसरी तरफ मिराई जो होता है उसे कहता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में है, क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती है। बट दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन जो होता है उन्हें कहता है मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, मैं उसके बावजूद भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। और वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उन्हें बताने लग जाता है कि एक और बिल्डिंग के अंदर मैंने एक बॉम्ब लगा रखा है, अगर तुम्हें से कोई नहीं मरता है तब मैं उस बम को ब्लास्ट कर दूंगा जिससे कि काफ़ी सारे लोगों की जान जाएगी और उसके कारण बस तुम लोग होगे। उसकी ये बात सुनकर उन्हें लग रहा होता है कि झूठ बोल रहा है, बट उसी समय वहाँ पे एक और एंजल आती है और वो कहती है नहीं ये सच बोल रहा है। यह बात सुनने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, इसलिए ननाटो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे चला जाता है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन वरना और भी लोगों को खत्म कर देगा। वहीं ननाटो उससे एक और वादा करवाता है कि अगर वो उसकी जान लेगा तब मिराई की जान उसे बख्शनी पड़ेगी। यह बात सुनकर वो तैयार हो जाता है। अब मेट्रोपॉलिटन अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करता है ननाटो के ऊपर, बट उसी समय व्हाइट एरो को जो है मिराई अपने रेड एरो से रोक देता है। यह देख करके मेट्रोपॉलिटन खुद भी हैरान होता है। अब वो बम को क्लिक करने ही वाला था कि उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि कैसे मिराई फटाक से उसके पास पहुंच जाता है। वह उसके अटैक को डॉज करता है, अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करता है। व्हाइट एरो मिराई के आके लगने वाला था, बट मिराई जो होता है अपने रेड एरो की मदद से उसके उस व्हाइट एरो को रोक लेता है। यह देख के ननाटो समझ जाता है एक एरो दूसरे एरो को रोक भी सकता है। मेट्रोपॉलिटन जो होता है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मिराई के ऊपर हर जगह से व्हाइट एरो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट उसके बावजूद भी वो मिराई के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। मिराई खुद को बड़ी ही अच्छे तरीके से डॉज कर रहा था, बट मेट्रोपॉलिटन जो होता है ननाटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है अपने व्हाइट एरो की मदद से। वह अटैक भी कर देता है, बट वापस से मिराई बीच में आ जाता है और ननाटो को वापस से बचा लेता है। दोनों के बीच में काफी समय तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है। ननाटो खड़ा खड़ा यह सब होता हुआ देख रहा था। बड़ी मुश्किल से ननाटो के पास एक चांस आता है, वो मेट्रोपॉलिटन के सर के ऊपर अपनी बंदूकों से अटैक करना शुरू कर देता है। मिराई के पास ये सही मौका था, वो अपने रेड एरो को लेके मेट्रोपॉलिटन के पास आगे बढ़ने लग जाता है, बट मेट्रोपॉलिटन का चेहरा देख करके वो एक समय के लिए फ्रीज हो जाता है। उस चीज का फायदा मेट्रोपॉलिटन उठाता है और वहां से भाग जाता है। अब ननाटो और मिराई वह दोनों भी उस जगह से निकल जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर के अंदर आते हैं ननाटो उससे पूछता है मिराई आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था। मिराई बताता है मुझे नहीं पता, मेरा हाथ काम ही नहीं किया, मैं उस एरो का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, शायद से मैं इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि किसी के ऊपर एरोज इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकूँ, मुझे माफ़ कर देना। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है पॉलीमैन को। पॉलीमैन एक डॉक्टर के पास आता है जो उसे गोलियां लगी थी उसका इलाज कराने के लिए, जाते हुए वो उस डॉक्टर को उड़ा देता है क्योंकि वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साकी उसकी फ्रेंड को, वो दोनों अपने कॉलेज के लिए जा रहे थे। साकी की फ्रेंड नोटिस करती है कि मिराई साकी के लिए खड़ा है और वो साकी से पूछती है क्या वो मिराई को डेट कर रही है। वहीं साकी बताती है नहीं, मिराई बस मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आता है क्योंकि कुछ लड़की मेरा पीछा कर रही हैं। दूसरी तरफ ननाटो जो होता है अब वो रेवल से पूछता है कि आखिरकार जो मिराई के साथ में साकी है उसे पावर कैसे मिली, जिस पर रेवल बताती है वो मरने जा रही थी पानी के अंदर, इसलिए मैंने उसे अपनी पावर दे दी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पॉलीमैन जो होता है वो अपनी क्लास के अंदर आया होता है, उसके सर पे पट्टियां बंधी थी, उसकी क्लास के सभी बच्चे उसकी चिंता कर रहे थे। बट दूसरी तरफ मेशू जो होता है वो अब सारी डॉट्स को क्लिक करने लग जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसका जो दोस्त है वही पॉलीमैन है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बट वो फिर भी एक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ननाटो को। ननाटो जो होता है अब वो पूछने लग जाता है मिराई से आखिरकार उसका चेहरा कैसा था, तो मुझे बताओ मैं उसे ड्रॉ करूंगा। वो उसे बताता है सुंदर चेहरा, सुनहरे बाल और पतला शरीर। यह बात सुनकर उसे ड्रॉ करता है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से साकी मिराई के पास में आती है और साकी दोनों एंजल्स को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह देती है क्योंकि उसे मिराई के साथ में थोड़ा समय बिताना है। एंजल्स को बाहर जाना पड़ता है। ननाटो अपने घर पे आता है, उसकी वाइफ उससे
उससे पूछती है कि क्या हुआ है। नोनाटो उसका जवाब दिए बगैर ही घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे साकी जो होती है वो मिराई को गले से लपेट के बैठी हुई होती है और वो कहती है कि मिराई तुम मुझे माफ़ कर देना, जो भी मैंने गलती की थी। मिराई हैरान होता है कि आखिरकार साकी क्या बोल रही है। साकी अपनी बात को कंटिन्यू रखती है। वो बताती है तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद में मैं ही थी जो कि तुम्हारे साथ देना चाहिए था, बट मैं भी बाकी बच्चों के साथ में तुम्हें बुली करने लगी थी। मुझे अभी तक वो दिन याद है जिस दिन तुम बिल्डिंग से कूदे थे और उस दिन मैं खुद को संभाल नहीं पाई और खुद भी मरने चली गई अपनी गलती मानते हुए। बट जब मैंने तुमको देखा और तुम मुझसे प्यार करने लगे तब मैं समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। और वहीं दूसरी तरफ मिराई जो होता है उसे घर से बाहर लेके जाता है और उसे गिराने लग जाता है। उनका पैक टूट चुका था। मिराई उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुनकर मिराई जो होता है साकी को बीच में ही पकड़ लेता है और वो मिराई से माफ़ी मांगने लग जाती है। कहती है मुझे माफ़ कर दो मिराई, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब वहीं मिराई जो होता है वो साकी को कहता है कि साकी तुमने मेरा शुरुआत से ही साथ दिया है, कैसे ना कैसे करके अभी भी तुम मेरा साथ ही दे रही हो, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। यह कह करके वो वापस से अपने घर की तरफ लौट आते हैं और अलग अलग सो जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से साकी जो होती है वो आती है और सभी लोगों को कहती है कि मेरा जो ये कमरा है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, हमें इससे बड़ी जगह पे शिफ्ट होना चाहिए। मैंने अपने रेड एरो का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से एक आदमी को अपने जाल में फंसाया और मैंने एक बहुत बड़ा चर्च जो है वो खरीद लिया है। वह चर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, वहाँ पे कोई आता नहीं है और वो जगह बड़ी भी है। दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन जो होता है वो उन्हीं की ही फुटेज देख रहा था। उसी दौरान उसे पता चलता है कि रेड आर्मर वाले बंदे के पास में व्हाइट एरो भी है। दूसरी तरफ साकी जो होती है वो प्लान बना चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ रेवल जो होती है वो साकी की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो अपना ग्रेड अप करने की कोशिश करेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिससे कि साकी के पास में भी विंग्स आ जाएंगे। और वो इस काम के लिए मदद मांगती है बैरेट से। बैरेट जो होती है उसे बताती है कि उसे काफ़ी सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और अगर वो उससे ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेगी तो वो ज़रूर से बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नाटो अपनी बेटी से बात करता है। उसकी बेटी जो होती है अपने फादर को काफ़ी दिन बाद देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उससे इसका रीज़न पूछती है। साथ ही में वो कहती है कि फादर आप मेरे लिए अभी से ही वेडिंग ड्रेस क्यों बना रहे हो, वो तो आप बड़े होके भी तो कर सकते थे। जहाँ पे कि उसके फादर रोने लग जाते और उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी से ही बना के रखना चाहता हूँ। अब वो अपनी बेटी की वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाता है, जहाँ पे कि वो उस वेडिंग ड्रेस को देख करके रोने लग जाता है क्योंकि जब तक वो शायद से ज़िंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ अब 3 महीने और बचे हैं। दूसरी तरफ अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है और वो उससे पता मांगता है कि उसके अंदर रेड एरो किसने घुसाया था। दूसरी तरफ अब वो लोग चर्च में आ चुके थे। चर्च में नाटो जो होता है साकी को उसका सूट दिखाता है। रेवल जो होती है कॉस्मिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ रही होती है अपने दिमाग के अंदर डाल करके और वो फिर उन्हें समझने की कोशिश करती है। ये सबसे आसान और जल्दी तरीका है नॉलेज गेन करने का और वो वादा करते हैं कि वो उसे विंग ज़रूर दिला के रहेगी। दूसरी तरफ साकी जो होती है रेवल को इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए देख के खुश होती है और उसके ऊपर उसका जो सूट होता है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो कि नाटो ने डिज़ाइन किया था। तभी वहाँ पे एक रेड कलर की एरो आती है जो कि साकी की तरफ बढ़ने लगती है। मिराई उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है बट वो एरो नाटो का होता है। नाटो बताता है शायद से जिसके पास में ये एरो था वो बंदा मेरा मर चुका है, यानी कि डिटेक्टिव, और जिसने मारा है उसे मेरे परिवार के बारे में अभी तक पता चल चुका होगा। वो जल्द से जल्द अपने घर के लिए निकल जाता है और कॉल लगाने की कोशिश करता है। घर पे कोई कॉल नहीं उठाता, घर के अंदर कोई होता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिराई को जो है घर के बाहर एक पर्सन मिलता है और वो उसमें अपने रेड एरो को इस्तेमाल करता है, पर वो उड़ के वहाँ से चला जाता है एक एडवेंचर पार्क के अंदर जहाँ पे कि उसने नाटो की फैमिली को कैद करके रखा हुआ होता है। उस पर्सन का नाम होता है हीमा। अब हमें हीमा की कहानी बताई जाती है कि किस प्रकार से वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा अगली था। वह अपनी मदर के साथ रहा करता था गरीबी में, इस वजह से उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया था। यह देख करके अपनी माँ को मरता हुआ तो वह भी जीने की इच्छा खो देता है, वो भी मरने चाहता है। बट उसके मरने से पहले ही उसके सामने एक एंजल आ जाती है जो कि उससे वादा करती है एक अच्छी लाइफ देने का। वह रेड एरो की मदद से जिस लड़की से प्यार करता था उसके साथ वह अल्टीमेट भी होता है। बट दूसरी तरफ वो मेट्रोपॉलिटन को देखता है। मेट्रोपॉलिटन को देख करके वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। उससे शुरुआत से ही लग रहा था कि मेट्रोपॉलिटन एक सुंदर लड़का होगा, इसलिए वो खुद की भी सर्जरी करा लेता है। अब वो मेट्रोपॉलिटन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सड़क के ऊपर हर कोई उसके ऊपर फिदा हो जाता है उसके सुंदर चेहरे को देख करके, बट वह अपने चरित्र से अभी भी नहीं बदला था और उसे लड़कियां छोड़ के भाग जाया करती थी। बट एक दिन जब वो देखता है कि टावर के ऊपर मेट्रोपॉलिटन जो है वो उन लड़कों की वजह से पिट रहा है, तब वो उसका बदला लेने का वादा करता है और वो मेट्रोपॉलिटन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो हॉस्पिटल्स के अंदर पता करता है कि 30 साल से कितनी उम्र के
पे छोटे बच्चे आए होते हैं। वो एक एक करके सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं और मेट्रोपॉलिमन का पता चलता है। मेट्रोपॉलिमन जो है अभी एक स्कूल के अंदर होता है। वो स्कूल के अंदर से डायरेक्ट मिलने जाता तो नहीं है, पर एक बंदे को भेज देता है। उस बंदे को मेट्रोपॉलिमन मार देता है कि शक ना बैठे, और वह खुद उससे मिलने जाता है हिमा से। बट हिमा वहाँ पे होता नहीं है। वहाँ पे उसका एक स्पीकर होता है जो कि उससे डायरेक्ट बात करता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा स्लेव बनना चाहता हूँ। जिसके ऊपर मेट्रोपॉलिमन कहता है अगर तुम्हें मेरा स्लेव बनना है तो गॉड गेम के किसी भी एक प्लेयर को तुम खत्म कर दो, तब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना लूंगा। वो इसके लिए तैयार हो जाता है, इसलिए उसने ननाटो की फैमिली को बेट बनाया होता है। वो कहता है कि मैं ननाटो की बीवी के ऊपर ही अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो इनकार कर देता है ये करने से। हाइम जो होता है उस जगह की चौकीदारी करने लग जाता है। वो इंतजार कर रहा था प्लेयर के आने का। वहीं ये सब होता हुआ मेट्रोपॉलिमन अपने कैमरे से देख रहा था। ननाटो के पास में एक कॉल आता है जो कि मेट्रोपॉलिमन का था, जो कि उसे वही एडवेंचर पार्क में बुलाता है। ननाटो भाग करके उस जगह के लिए निकलता है और वहीं साकी जो होती है पीछे ही रहती है, क्योंकि उसके पास में विंग्स नहीं होते। और वो रेवल को कहती है तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ननाटो अपनी फैमिली के पास में आता है और उसी ही ट्रैप के अंदर फंस जाता है। हाइम काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने एक पर्सन को फंसा लिया। अब ननाटो जो होता है अपनी वाइफ को टेप से आजाद करवाता है और बेटी को भी। अब हाइम खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिरकार ये अंदर क्यों घुस गया, बट मिराई जो होता है वो उसके ऊपर से व्हाइट एरो शूट कर देता है। हाइम जो होता है उसकी व्हाइट एरो से बचता है अपनी फुल स्पीड की मदद से। बड़ी आसानी से वो उसके एरोस को डॉज कर पा रहा था और वो उसका मजाक बनाता है। अब दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिमन जो होता है वो भी अब फाइट में आने का निर्णय लेता है। वह दोनों मिलकर के मिराई को कॉर्नर कर देते हैं, जिसकी वजह से अब मिराई को भी उसी ट्रैप के अंदर जाना पड़ता है जिसमें ननाटो फंस गया है। अब वह दोनों उस ट्रैप के अंदर फंस चुके होते हैं। मिराई सारी चीजें ननाटो को बताता है। ननाटो प्लान सोचने लग जाता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब वही मेट्रोपॉलिमन जो होता है हाइम को यहाँ पे इनके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, कभी ना कभी तो वो इस ट्रैप से बाहर आएंगे, तब वो उन दोनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे उसे यहाँ से कहीं जाना है। हाइम जो होता है उसे जाने के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे फ्री ही बैठा है। मेट्रोपॉलिमन उसे उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो उनका ये प्लान बर्बाद हो जाएगा। ननाटो जो होता है वो मिराई की मदद से अपने बीवी और बच्चों को उठा के उसी ही ट्रैप के अंदर उड़ने लग जाते हैं। वो इतनी जोर से उड़ रहे होते हैं कि वहाँ पे अब धुआं क्रिएट होने लग जाता है, एक्सप्लोजन होता है लाइट का। मेट्रोपॉलिमन जो होता है ये देख करके हैरान होता है। अब उन्हें उस ट्रैप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो उसके अंदर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बाहर वेट करने का ही सोचते हैं। दूसरी तरफ साकी भी सोच रही थी कि आखिरकार क्या हुआ, पूरा एक दिन हो चुका है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। रेवल जो होती है साकी को इतना उदास देख करके वह खुद भी उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। यह पहली बार हुआ था कि एंजल किसी इंसान के लिए रो रही है, बट जैसे उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं उसी समय वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और अब साकी के पास में विंग्स आ चुके होते हैं। साकी जो होती है वो हाइम के पास में जाती है। वो अब ऐसी जगह पे छिपी थी जहाँ पे कैमरे ना हो और वो हाइम के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल करती है। हाइम जो होता है अब उसके कंट्रोल में आ चुका था। वो मेट्रोपॉलिमन को वार्निंग देना तो चाहता था, बट वो उसे वार्न भी नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो वहाँ पे अपने ईयर पीयर्स को बाहर निकालता है और कहता है कि अभी के इस टाइम मेट्रोपॉलिमन मुझे वॉशरूम जाना है। यह कह करके वो कैमरे वाली जगह से बाहर आ जाता है और अब वो साकी से बात करता है। साकी जो होती है उसे ऑर्डर देती है कि उसे उसके लिए उस ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा जिससे कि उसके साथी बाहर आ जाए। वो ऐसा ही करता है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ट्रैप पे बार बार अटैक करता है जिससे कि वो ट्रैप काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। मेट्रोपॉलिमन कुछ और प्लेयर्स को उससे फाइट करने के लिए भेजता है, बट दूसरी तरफ ननाटो जो होता है उस ट्रैप के ऊपर गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने की वजह से वो ट्रैप टूट चुका था। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर उस ट्रैप से बाहर निकल आती हैं। मेट्रोपॉलिमन जो होता है वो अपनी टीम के साथ में खड़ा था मिराई से फाइट करने के लिए। अब मिराई जो होता है उन लोगों से भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो शुरुआत में तो मेट्रोपॉलिमन को सरेंडर करने के लिए कहता है, वो इनकार कर देता है, इसलिए अब उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। वो एक दूसरे पे एरोस का इस्तेमाल कर लेते हैं रेड वाले, जिससे कि किसी और का रेड एरो उनके ऊपर काम ना करे। अब वहीं सामने एक जो पर्सन होता है वो अपनी गन को बाहर निकाल के अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे फाइट करने के लिए हाइम आगे आता है साकी को पीछे करते हुए। अब वो पर्सन जो होता है उसके ऊपर गोलियों का इस्तेमाल करता है। हाइम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसकी सारी बुलेट्स को डॉज करने लग जाता है। डॉज करके वो उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो पर्सन बच जाता है और वो उससे दूर आके खड़ा होता है और बंदूका बाहर निकालता है। वो बंदूका का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही मिराई और साकी जो होता है उसके विंग्स को पकड़ लेते हैं और उसे इजी टारगेट बना देते हैं, जिसकी वजह से हाइम जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके एक हाथ को कट कर देता है, जिससे कि अब तो वो उड़ भी नहीं सकता था। अब वो ऐसे ही मारा जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसके पास में एक वायरस होता है। वो बताती है इस वायरस की वजह से यहाँ पे हजारों लोग मर सकते हैं अगर मैं इसे रिलीज कर दूं,
इसी जैसे मेट्रोपॉलिमन जो होता है मिराई को आगे आने के लिए कहता है, तो वो इस वायरस को रिलीज नहीं करेंगे। लड़की तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिराई खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे आता है। फेरी व्हील पे वो चलने लग जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। साकी उसे इनकार कर देती है आगे जाने से, बट उसके बावजूद भी मिराई आगे जाता है। अब वो लड़की के काफी नजदीक पहुंच जाता है। लड़की जो होती है एक सिरिंज का इस्तेमाल करती है और वायरस उसे देने की कोशिश करती है। साकी जोर से चिल्लाती है, वो मिराई को बचाना चाहती थी, बट दूसरी तरफ उसके पास में हाइम होता है जो कि उसे पकड़ लेता है, वो उसे आगे जाने नहीं देता। बट दूसरी तरफ मिराई के अंदर जब वो सिरिंज चुभाया जाता है वो उसके सूट के आर पार नहीं होता। यही सही चांस था, वो उसका हाथ पकड़ता है, बट वो लड़की जो होती है उससे ही पहले उस वायरस को रिलीज कर देती है। वो वायरस जैसे ही रिलीज होता है वो आगे आने लग जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, बट मिराई जो होता है वो अपनी व्हाइट एरो को उस वायरस के अंदर घुसा देता है। उससे हमें पता चलता है ये जो वायरस है वो ह्यूमन सेल से ही बनाया गया है, और व्हाइट जो एरो है वो ह्यूमन सेल्स को खत्म कर देता है पूरे तरीके से। इसका मतलब है कि उसने इस वायरस को भी खत्म कर दिया होता है। ननाटो जो होता है वो मिराई को उस लड़की पे अटैक करने के लिए कहता है। मिराई उस पे अटैक नहीं कर पाता, तो ननाटो को मशीन गन को बाहर निकालना पड़ता है। उस लड़की पे अटैक करने के लिए मेट्रोपॉलिमन अपने एरोस का इस्तेमाल करता है और वो मिराई के ऊपर अटैक छोड़ देता है। सिरिंज के अटैक वो लड़की कर देती है जो कि वायरस से भरे हुए होती हैं। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से साकी बीच में आकर के मिराई को बचाने की कोशिश करती है। वो एरो साकी के लगता उससे ही पहले मेट्रोपॉलिमन उस एरो को मिराई की तरफ मोड़ देता है। मिराई अपने एरो की मदद से उन दोनों एरो को डॉज करता है, बट अब वो उन वायरस वाले सिरिंज से नहीं बच सकता था, इसलिए बीच में हाइम कूद पड़ता है। कटाना का इस्तेमाल करके वो उन सभी को काटने लग जाता है। 1 से 2 काट देता है, 3 काट देता है, बट लास्ट वाला वो काट नहीं पाता। वो मिराई के लगता उससे ही पहले वो अपने हाथ को आगे कर देता है और वो सिरिंज उसके चिप जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है वो मेल्ट करने लग जाती है। उससे पहले हाइम मरता, वो साकी को बचाने के लिए उस गॉड गेम की प्लेयर को भी खत्म कर देता अपनी स्वॉर्ड की मदद से। अब वो भी वहां पे मर चुकी थी। वहीं पे हाइम का जो एंजल होता है वो हाइम की बॉडी को स्वर्ग ले जाता है उसके लास्ट एक्ट की वजह से। अब हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से ननाटो वहां पे बेहोश हो जाता है। अब मेट्रोपॉलिमन उस पे व्हाइट एरो शूट करता, उससे पहले ही हमारा मिराई ननाटो को बचा लेता है। वो उसे एक सेफ जगह पे लेके आता है। फिर हमें एक बिग बच्चे को दिखाया जाता है जो कि गॉड्स गेम का पार्टिसिपेंट होता है, और वो वहां से चला जाता है मेट्रोपॉलिमन की मदद करने की जगह। मेट्रोपॉलिमन को अकेले ही फाइट करनी होगी। अब वो मिराई से अकेले फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो 1-on-1 मैच करेंगे जिसके अंदर बस वो दोनों ही फाइट करेंगे। हारने वाला अपने विंग्स और एरोस जो है सामने वाले प्लेयर को दे देगा। दोनों ही तैयार होते हैं। मेट्रोपॉलिमन जो होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं एक कॉइन को फ्लिप करूंगा और उसी के ही बाद में हम दोनों की फाइट शुरू हो जाएगी। वह दोनों तैयार हो जाते हैं अपने एरोस को सामने लेकर के। मेट्रोपॉलिमन अपने व्हाइट एरो के साथ में था। ननाटो जो होता है वहां पे मिराई को सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिमन काफी ज्यादा समझदार है। मेट्रोपॉलिमन जो होता है वो कॉइन को टॉस करता है, वो नीचे गिरता उससे ही पहले मेट्रोपॉलिमन जो है मिराई पे अटैक कर देता है, बट बड़ी मुश्किल से मिराई खुद को बचा लेता है। मेट्रोपॉलिमन जो होता है उसे कहता है कि तुम मुझे कभी भी अकेले नहीं हरा सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मिराई जो होता है उस पर अटैक करता है, बट मेट्रोपॉलिमन खुद को बचा लेता है बड़ी आसानी से। ननाटो भी कहता है कि मेट्रोपॉलिमन जो है वो एक प्रकार से भगवान बन चुका है इस गेम का, क्योंकि इसके पास में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मेट्रोपॉलिमन जो है वो अपनी बहन के साथ रहा करता था। ये एक मल्टी मिलियनर फैमिली के अंदर बने हुए बच्चे होते हैं और इनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है, जहाँ पे कि मेट्रोपॉलिमन को अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार होता है और वो उसे सभी लोगों से सुरक्षित रखता है। बट एक दिन उसकी बहन अपने भाई को बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ में डेट पे जाना चाहती है। अब उसका बड़ा भाई होने के नाते वो उसे मना कर देता है, क्योंकि अभी उसके लिए वो लड़का खुद ढूंढेगा, ना कि ये लड़की अपने आप ढूंढेगी। वो इनकार कर देता है। लड़की को लगता है कि उसका भाई जोर जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो दूर जाने लगती है। उसका भाई गुस्से में अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ के मोड़ने लग जाता है। उसकी बहन को लगता है कि उसका भाई उससे जोर जबरदस्ती कर रहा है, इस वजह से वो पीछे मुड़ती है और वो गलती से नीचे गिर जाती है फ्लावर्स के बीच में। वहीं अब उसका भाई जो होता है अपनी बहन को आकर के देखता है। उसकी बहन कुछ समय तक ठीक होती है, बट वो बेहोश हो जाती है। अब वो मर चुकी होती है, उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। अब वह मेट्रोपॉलिमन जो होता है काफी ज्यादा सैड होता है अपनी बहन की मृत्यु के बाद में। उसकी फैमिली में कोई होता तो है नहीं, उसकी बहन भी अब मर चुकी थी, उसे उसकी काफी ज्यादा याद आती है। वो डॉक्टरों से बात करता है और अपनी बहन को फ्रीज करवा देता है, जिससे कि उसकी बॉडी इंटैक्ट रहे। अब अपनी बहन की इस तरह की हालत देख के वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो खुद को मारने का सोचता है। बट एक एंजल तभी वहां पे आ जाती है जो कि उससे वादा करती है कि वो उसे एक अच्छी लाइफ देगी, जहाँ पे कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है अगर वो भगवान बनता है। तो यह बात सुनकर के वो अपनी पूरी लाइफ को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो मिराई पे अटैक करता है। मिराई उस अटैक को डॉज कर देता है और आगे बढ़ने लग जाता है, ये कहते हुए हर किसी की लाइफ के अंदर कोई ना कोई दुख है। दूसरी तरफ माँ
मास्क पहना हुआ वो गॉड गेम का जो एक पार्टिसिपेंट होता है वो इन सारी चीज़ों को लाइव करवा रहा होता है कैमरे की मदद से, जहाँ पे इस फाइट को हर कोई देख सकता था। मिरेई जो होता है मेट्रोपॉलिटन से कहता है कि हम दोनों को साथ में मिल जाना चाहिए, एक दूसरे को मार करके किसी का भी भला नहीं होगा। बट मेट्रोपॉलिटन को खुद की ही दुनिया बनानी थी। वो कहता है कि अगर मैं इस दुनिया का सच में गॉड बन जाता हूँ तो मैं सभी अगले लोगों को खत्म कर दूंगा, यहाँ तक कि गरीब लोगों को भी। मिरेई उस पर अटैक करता है, उसके अटैक को बड़ी आसानी से मेट्रोपॉलिटन डॉज कर लेता है और वो मिरेई को बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है इस इंसान के अंदर हर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा हर किसी के लिए अनइवन है, किसी के भी पास में एक स्टेबल लाइफ नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास। मैं जिस प्रकार से तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ना ही तुम्हारे कोई माँ बाप है, तुम्हें शुरुआत से ही बुली किया गया है। तो तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? ये दुनिया तुम्हारे लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा खराब रही होगी क्योंकि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता होगा। मेट्रोपॉलिटन का ये जो भाषण था इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, यहाँ तक कि मिरेई भी सोच में पड़ जाता है कि मेट्रोपॉलिटन कह क्या रहा है। अब वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि दुनिया के अंदर से सभी बदसूरत लोगों को मारने का प्लान मेरे दोस्त का था। सोचो अगर उसकी विश पूरी हो जाती तो आधी दुनिया खत्म हो जाती, मीसू की फटके 4 हो जाती, पक्का कनाडा ही है, ये मेरी मार लेगा अगर ये ऐसे ही जिंदा बच गया तो। दूसरी तरफ टीवी पे ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, स्टेट का हर एक ऑफिशियल ये चीज़ देख रहा होता है, यहाँ तक कि बाकी के लोग भी। मेट्रोपॉलिटन कहता है कि हम दोनों में से बस यहाँ पे एक ही जिंदा बच सकता है, इसलिए हमें आखिरी अंत तक ये फाइट करनी पड़ेगी। मिरेई और वो दोनों आपस में अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिरेई सोच रहा होता है कि किस प्रकार से मैं इसे भी बचा सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई प्लान सोचना पड़ेगा। बट मेट्रोपॉलिटन जो होता है यहाँ पे मिरेई को खत्म करने के लिए ही आया होता है, क्योंकि यहाँ पे मिरेई जो है उसके प्लान के बीच में एक बहुत बड़ा कांटा बन के खड़ा हुआ है। अगर वो इसे आज नहीं निकालेगा तो ये आगे चल के जरूर से प्रॉब्लम दे सकता है। वो अपना चेहरा रिवील कर देता है सभी लोगों के सामने, बट उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता था क्योंकि अभी कैमरे का फोकस जो होता है वो मिरेई के ऊपर होता है और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो छोटा सा बच्चा ही होता है। लोगों का ध्यान अभी मेट्रोपॉलिटन के चेहरे पे नहीं होता। मिरेई जो होता है मेट्रोपॉलिटन का चेहरा पहली बार देखता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। मिरेई के पास में सही मौका होता है, दोनों एक दूसरे पे ये लास्ट अटैक करने वाले होते हैं। मिरेई जो होता है भाग करके उसके ऊपर अटैक करने जाता है पास में, क्योंकि दूर से अटैक वो नहीं कर सकता था। अब मेट्रोपॉलिटन जो होता है वो हैरान था कि मेरे पास में आकर के अटैक करेगा, वो समझ नहीं पाता उसकी ट्रिक। उसके बावजूद भी वह दोनों अपनी क्रिस्टल को एक दूसरे के सामने कर देते हैं। मेट्रोपॉलिटन का व्हाइट क्रिस्टल जो होता है वो मिरेई के रेड क्रिस्टल को रोक पा रहा होता है। उसे लगता है कि इस बार वो मिरेई को रोक लेगा, बट उसी दौरान मिरेई जो होता है अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और मेट्रोपॉलिटन के हाथ को ऊपर कर देता है, जिससे कि अब वह उसके विंग को भी पकड़ पाता है। वहां से मेट्रोपॉलिटन खुद को आजाद नहीं करा पाता, वो एक तरीके से फंस चुका होता है। वह काफी ज्यादा बचने की कोशिश करता है और मिरेई के ऊपर नाइफ से अटैक भी करता है, बट तब भी उसका वो हैंड को वो नहीं छोड़ रहा था जिसमें कि व्हाइट क्रिस्टल होता है। अब वहीं दूसरी तरफ वह वहां से खुद को आजाद कराने लगता है और अपनी एंजल को अपने क्रिस्टल को दूसरे हैंड में पोजीशन करने के लिए कहता है। उसकी एंजल उसकी क्रिस्टल को दूसरे हैंड में पोजीशन कर पाती उससे पहले ही वहां पे आ जाती है साकी और मिरेई वह उन दोनों को पकड़ के दूर फेंकने लग जाता है, बट उसके बावजूद भी वह उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे एक इस तरीके से जकड़ चुके थे कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। ननाटो जो होता है मशीन गन को बाहर निकाल लेता है और अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है वो डायरेक्ट उस पर अटैक करने के लिए। अटैक करने से पहले उसे अपनी फैमिली का विजन आता है कि शायद से उसका एक लास्ट चांस है और वो इस प्रकार से पॉलीमैन के ऊपर अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है। पॉलीमैन जोर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो जो गोलियां थी जो कि उसके आके लगती है वो उसके शरीर को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाती हैं। इस प्रकार से पॉलीमैन का खेल खत्म हो जाता है। इस तरह की मौत हर किसी ने लाइव देखी होती है, यहाँ तक कि वो बच्चा भी काफी ज्यादा खुश होता है जब पॉलीमैन मर जाता है। वही पॉलीमैन अब मर चुका था। साकी जो होती है मिरेई को बताते हैं कि पॉलीमैन मर चुका है और वो ननाटो को देखते हैं। ननाटो भी अभी आखिरी सांस ले रहा होता है और दूसरी तरफ अब वही पॉलीमैन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसी और के ही पास में चले जाते हैं। उसके अंदर से एक रेड कलर का क्रिस्टल बाहर आता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ननाटो को मिरेई जो होता है वो हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ पर उसका इलाज होता है। कुछ मिनट तक वो वेंटिलेटर पे जिंदा होता है। उतने समय में उसकी फैमिली आ जाती है और वो लास्ट टाइम अपने पति को देख पाती है और वह उसके मुंह में सिगरेट रख देती है क्योंकि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है, बट वो सिगरेट उसके मुंह में से नीचे गिर जाती है और ननाटो इस प्रकार से मारा जाता है। ननाटो की मौत जो होती है वो मिरेई के लिए एक सदमे की तरह काम करती है। बैरेट वहां से ननाटो की सोल लेके जाने लग जाती है, बट उससे पहले ननाटो चाहता था कि उसके रिंग्स और विंग्स जो है साकी को मिले, इसलिए बैरेट जो होती है विंग्स और एरोज जो है साकी को दे देती है। बट वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं कि मिरेई के अंदर से ननाटो का रेड क्रिस्टल जो होता है वो भी निकल जाता है, गायब हो चुका था। वो बिल्डिंग के बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिक्योरिटी टीम को दिखाया जाता है जैसे कि NIS। वो
पता लगाती है कि आखिरकार इन लोगों के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आखिरकार ये लोग हैं कौन, पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ हमारा शीन यहाँ से भी शिफ्ट होता है। मिराई जो होता है काफी ज्यादा सैड होता है। ननाटो जो है वो उनके एक तरीके से मेंटोर की तरह काम करता हुआ आया था। वहीं दूसरी तरफ साकी कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, आज तुमने काफी लोगों की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसके शरीर के अंदर रेड क्रिस्टल होता है जो कि मिराई का होता है। इसी वजह से उसे लगता है कि साकी जो है रेड क्रिस्टल की वजह से बोल रही है, बट साकी जो है ये कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, ये रेड क्रिस्टल की वजह से नहीं बोल रही है, तो वो उसकी चिंता ना करे। ये बात सुनकर के मिराई जो होता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि वाकई में साकी उससे प्यार करने लगी है, और साकी उसे थोड़ा बहुत कंफर्ट देने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी के समय मिराई जो है काफी ज्यादा टूट चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हाइम के पास में जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सारे उसी छोटे बच्चे को मिल जाते हैं। उस छोटे से बच्चे ने मेट्रोपॉलिमन को शुरुआत में ढूंढा और उसके ऊपर अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एक लाइब्रेटरी में पहुंच पाया, और वहां से उसने उससे वादा किया अगर वो मर जाता है तो ये उसका हो जाएगा। दूसरी तरफ साकी जो होती है वो पूर्ण रूप से मिराई की सेवा करने लग चुकी थी, वो उसके लिए खाना भी पकाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिराई को दिखाया जाता है जो कि ये पता लगा रहा था कि अभी तक कितने एंजल्स बचे हैं और किन के पास विंग्स और एरोज हैं। वो ननाटो के सूट के पास ही सो जाता है, इसलिए उसके पास में मिराई आती है और उसको प्यार से टच करती है। और वहीं दूसरी तरफ अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो दोनों जो होते हैं बाहर आते हैं चर्च के और बैठ करके खाना खाते हैं। मिराई का ये पहली बार था जब वो पहली बार साकी के हाथ का बना खाना खा रहा होता है। अभी तक तो उसने बस अभी तक कैन फूड ही खाए होते हैं और उसकी चाची तक उसको खाना नहीं देती थी। ये पहली बार था जब उसे पहली बार इस तरह का खाना खाने को मिला था। साकी जो होती है वह उसे पूरी प्लेट खाने के लिए कहती है, जिससे कि उसका पेट पूरे तरीके से भर जाए। अब हमें कुछ एंजल्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में आकर के बात करती हैं। जितने भी अभी तक गॉड गेम के अंदर बंदे थे जो कि गॉड बनना चाहते वो सब मर चुके हैं। अब लास्ट में जितने भी लोग बचे हैं वो पीसफुल तरीके से ही गॉड का निर्धारित करना चाहते हैं, इसलिए वो सभी एंजल्स आके आपस में बात करते हैं और वे ये बात करते हैं कि अब अभी हमें अपने प्लेयर्स को एक जगह पे लाना होगा जिससे कि वो आराम से वोट करके गॉड को चुन सकें। जिनमें से एक पैनानामा नाम का एक एंजल होता है जो कि इस बात में समर्थन देता है कि उसका जो कैंडिडेट है वो एक गॉड बनना चाहता है, बट उसके बावजूद भी वो वोट करेंगे। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों को, उनके पास में वही छोटा बच्चा आता है जिसे कि हम गुड बॉय कहेंगे। गुड बॉय जो होता है वो अपनी पावर लोगों को दिखाता है। दूसरी तरफ साकी और मिराई जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते दौरान उनके जो आंखें हैं वो न्यूज़ की तरफ जाती है, जहाँ पे कि हमें ये पता चलता है जो गुड बॉय है वो पूरे तरीके से लोगों के सामने एंजल्स और पावर के बारे में रिवील करता है और किस प्रकार से इस तरीके से एक न्यू गॉड को चुना जाएगा। वो अपना मास्क हटाता है, वो खुद को 6th ग्रेड का स्टूडेंट बताता है। अब काफ़ी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ये लाइव देख रही होती हैं। गुड बॉय जो होता है सभी को बता देता है कि एंजल्स का क्या काम है, किस किस प्रकार की पावर है और किस प्रकार के एरोज जो है इस दुनिया के अंदर है, और जो लास्ट में बचेगा वो गॉड बन पाएगा। बट अगर हम इसके अलावा अगर वोट करते हैं, वोट करने से भी हम गॉड को चुन सकते हैं जिससे कि कोई भी नहीं मरेगा। वहीं पे एक न्यूज़ चैनल वाले पूछते हैं कि हमने सुना है गॉड बनने के लिए किसी को सुसाइड करना पड़ता है, जिसके ऊपर गुड बॉय बताता है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को सुसाइड करना पड़े। मेरे पेरेंट्स मर चुके थे, मेरे पास प्यार करने के लिए कोई नहीं था और मेरे पास एक एंजल आया जिसने कि मुझे पावर दी, इस तरीके से मेरे पास पावर आई। यानी कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी को मरना ही पड़े, जो दुख होता है वो भी उसको कैंडिडेट बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोगों के सामने जब ये सारी बातें रिवील करता है तब वो कहता है कि हम आपस में गॉड के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो वोट करेंगे और मेरा वोट जो है वो सीधा मिराई को जाएगा, क्योंकि उसको मिराई काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक गॉड कैंडिडेट होती है। वो भी कहती है कि हाँ, अगर मैं भी वोट करती तो मैं मिराई को ज़रूर से वोट करती। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से रेवल जो होती है वो बता रही होती है कि हाँ, इस प्रकार से भी गॉड का चुनाव हो सकता है कि जब सभी कैंडिडेट जो है वो आपस में आकर के वोट करें एक पर्सन के लिए और वो वोट से जीत जाए, तो इस प्रकार से वो गॉड बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ गुड बॉय को यह बात पता चलती है कि उसके पास में काफ़ी सारे सोल्जर्स आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। वहीं पर टेलीविजन वाली जो होती है उसे और रुकने के लिए कहती है, बट उससे पहले वो पर्सन जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर सिर्फ विंग्स ही पीछे छूट जाते हैं। अब काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये फैल चुका था जितने भी गॉड कैंडिडेट्स के आसपास के लोग हैं उनमें से भी कोई गॉड कैंडिडेट हो सकता है। मित्सुकी काफ़ी ज़्यादा फट रही होती है क्योंकि वो पॉलीमैन के साथ में था और लोगों को उसके ऊपर शक होता है क्योंकि उसके पास में एक गर्लफ्रेंड है और उसके ग्रेड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं। मिसु जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से लेता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि एक एजेंट उसका पीछा कर रहा होता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाई रैंकिंग के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द इन कैंडिडेट को पकड़ना होगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी ही ताकत रखते हैं, अगर ये लोग आज़ाद होकर अपनी मन मर्जी करने लगे तो लोगों की मृत्यु ऐसे ही होती रहेगी। मिराई तो बात करती है कि हमें इस सिटी को छोड़ के कहीं और चले जाने चाहिए जहाँ पे कि कोई हमें पकड़ ना पाए, बट मिराई को पता होता है कि साकी के अंदर रेड एरो, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। मिराई कहता है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम डील
डेली अपनी क्लासेस लेंगे जिससे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब वो अपनी डेली क्लासेस आराम से शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल जा रही थी, बट वहीं पे मिरेई को पता होता है कि साकी के अंदर एक इस तरह का स्कार लग चुका है जिससे कि वो नहीं मिटा सकता है। वह अपनी लाइफ नॉर्मली जी तो रहे होते हैं, बट शायद से वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकते थे। एक कार मिरेई के पास में आके रुकती है जिसके अंदर NIS का एजेंट बैठा होता है। वो मिरेई को कार के अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट है। वो अपनी पावर को ऑन कर लेता है। अब वहीं पे NIS के एजेंट को पता होता है कि हाँ, उसने अपनी पावर को ऑन कर लिया है क्योंकि उसका पोस्चर जो है इसी प्रकार का बैठा है, क्योंकि अभी तक उसने काफ़ी लोगों के ऊपर इस प्रकार की रिसर्च की होती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरी साथी जो है अभी साकी के पास में होगी। अब वो जल्दी से भाग के जाता है। वह साकी को देखता है। साकी ने जो है अपने एरो को उसकी पार्टनर के अंदर घुसा दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ उस NIS एजेंट की जो पार्टनर होती है वो ही उसकी फियांस होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। NIS का एजेंट ये बात उन्हें बता देता है कि उसकी फियांस भी है। वहीं दूसरी तरफ वो उनसे बात करते हुए बताता है कि काफ़ी सारी कंट्री के जो लोग हैं वो गॉड कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। वो उसका नाम मसाया बताता है। मसाया अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। वो कहता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो है तुम लोगों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है दूसरी कंट्री के खिलाफ। मैं इसलिए तुम लोगों को एक सेफ जगह ले जाने के लिए आया हूँ। वो दोनों अपनी विंग्स को ओपन कर लेते हैं और एरोस को भी। वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, बट मसाया बताता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना वो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। बाकी तुम कभी भी उड़ के जा सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो कार में बैठते हैं और वो निकल जाते हैं उनके साथ में जाने के लिए। मसाया उसी दौरान बात करता है कि जैसा कि तुम्हें पता है काफ़ी सारे गॉड कैंडिडेट जो है वो धीरे धीरे करके दुनिया के सामने आ रही हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है तुम लोगों के ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मसाया उन दोनों को अपने घर पे ले आता है जहाँ पे कि कोई भी नहीं आ सकता है। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहोगे। उसके बाद में वो उन्हें कुछ इस प्रकार के फ़ोन देता है जो कि डिस्पोजल फ़ोन होते हैं। पुराने वाले फ़ोन से वो इनको एक्सचेंज कर देते हैं। वो इन दोनों को अकेला छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास ड्यूटी की कॉल आई होती है। अगर वो नहीं उठाएंगे तो उनके ऊपर शक भी हो सकता है। नासे से मिरेई को पता चलता है कि ये दोनों जो है सच बोल रही हैं। उनके हेडक्वार्टर वाले जो पर्सन होते हैं वो बात करते हैं कि हमें गॉड कैंडिडेट का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। एक गॉड कैंडिडेट का पता चल चुका है जिसे कि गवर्नमेंट ने कैद करके रखा है। ये सारी बातें जो होती है वो अपने सीनियर से डिस्कस करता है। उसके बाद में वो खुद ही उन सभी को रेस्क्यू करने की बात करता है। वो मिरेई के पास में आता है और मिरेई को अलग अलग लोगों के बारे में बताने लग जाता है जिनके ऊपर कि उन्हें शक है जो कि गॉड कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं पे मसाया जो होता है अब वो मिरेई से डायरेक्टली बात करता है कि तुम्हें इन सभी को पकड़ना होगा। मसाया साथ ही में ये भी कहता है कि जैसा कि साकी ने मेरी फियांस के ऊपर अपने एरो का इस्तेमाल किया है तो वो उसे पावर दे सकती है ना, जिसके ऊपर वो हाँ में सर हिलाते हैं और वो उसकी फियांस को पावर दे देते हैं। अब उसकी फियांस एंजल्स को देख सकती थी और हवा में भी उड़ सकती थी। वहीं पे मसाया जो होता है ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो भी ये पावर चाहता था क्योंकि वो भी एंजल्स को देखना चाहता था, बट मिरेई जो होता है इनकार कर देता है क्योंकि उनके पास में इतने एरोज और विंग्स नहीं है कि वो सभी को दे सके। और रेवल जो होती है वो भी उसे कुछ नहीं बताती है। सीन शिफ्ट होता है और ऐसे कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है जिनके पास तक अभी तक पावर होती है, जिसके अंदर वो पता लगाते हैं कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने जिंदा है। उस लिस्ट में यूरी भी होती है जिसे कि गवर्नमेंट ने कैद करके रखा है। कुछ ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर कुछ लोगों के ऊपर पावर होने का दावा किया जा रहा है। मिरेई जो होता है एक एक करके इस प्रकार के लोगों को कन्फ्रंट करता है, बट उसे पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं पावर्स को लेके फेक कर रहे होते हैं जिससे कि वो फेमस हो सके या अमीर हो सके। वहीं पे मीसू की भी बारी आती है। मीसू के पास भी पावर हो सकती है और एक ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक मरे हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। वो उन सभी को जाके कन्फ्रंट करना चाहते थे। फियांस को भी इस तरह की पावर दी जाती है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मीसू जो होता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है, बट वहाँ पे मिरेई आ जाता है। मिरेई के सामने वो माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है मुझे मत मारो। इसी वजह से मिरेई को अपने रेड एरो का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो उसके कंट्रोल में होता है और वो उससे पूछता है क्या वो वाकई में एक गॉड कैंडिडेट है, जिसमें वो कहता है हाँ वो एक गॉड कैंडिडेट है। इस वजह से वो उसको जिंदा रखते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक जगह एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि नाका नाम का एक पर्सन होता है जो कि अपने छोटे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है रेड एरो की वजह से। उसका भाई घबराया होता है। रेड एरो उसके लगता है उससे पहले मिरेई आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो नाका को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ वो मीसू से पूछता है कि उसके गॉड का नेम क्या है। मीसू का गॉड का कोई नेम नहीं होता क्योंकि वो ये सारी चीज़ें फेक कर रहा था। उसे ऐसा लगा था कि मिरेई उसे खत्म कर देगा, बट नाका कहता है नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। वहीं पर अब हमें नाका की स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से उसने शुरुआत में अपनी पावर का इस्तेमाल अपने दादा के ऊपर किया क्योंकि वो पेन के अंदर थी। वो उन्हें उनके पेन से आज़ाद करना चाहता था, उन्हें मरने के लिए कह देता है। उसके जो दादा होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी वो बच जाते हैं, इसलिए वो वेंटिलेटर पे से ही खुद को मार लेते हैं। दूसरी बारी उसकी मदर की आती है। उनका पहले से एक बॉयफ्रेंड था हस्बैंड होने के बावजूद भी, इसलिए वो अपनी मदर को भी इस प्रकार से ख़त्म कर देता है। अब जो उसके फादर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और उससे उसके फादर का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए वो वापस से अपने एरो का इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म कर देता है। अब बारी उसके भाई की होती है, इसलिए वो अपने भाई को भी ख़त्म करना चाहता था, बट उसी समय मीसू जो होता है वो उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि उसे ख़त्म मत करो, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं पॉलीमैन का भाई हूँ। एक तरीके से हम शुरुआत में तो फ्रेंड थे, पर वो मेरे भाई से बढ़ के भी था। वो बताता है जब से वो पॉलीमैन से मिला था उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी, लोग उसकी केयर करने लग चुके थे। क्या पता लोग तुम्हारी भी केयर करते हो, क्योंकि पॉलीमैन के मरने के बाद में मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आती है। तुम मर जाओ और तुम्हारी याद भी कुछ लोगों को आए तो क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? नाका जो होता है उसकी बात से मूव कर लेता है, इसलिए वो कहता है तो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, ना ही मैं खुद मरना चाहता हूँ। मेरे जो होता है वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा रिवेल के कहने पे, क्योंकि उन्हें गॉड कैंडिडेट के लिए वोट करना होगा। अब वो उसी कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद में नाका जो होता है बाकी के मेंबर से मिलता है, जिसमें से मसया की फियांस जो होती है उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है और वो उसके पास जाता है, बट उसे दूर कर देती है। तो एक कोने पे बैठ करके खाना खाने लग जाता है, जो कि अपने साथ लेके आया था। गुड बॉय और यूरी के बारे में बताया जाता है। दोनों ही जो है अभी उन दोनों का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, फिर हम तीसरे गॉड कैंडिडेट को ढूंढेंगे। इसलिए शुरुआत में तो वो गुड बॉय को ढूंढने के लिए उन्हें खुद को रिवील करना पड़ता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है मिराई जो होता है साकी के साथ में दुनिया के सामने आता है और वहाँ पे वो गुड बॉय को आने के लिए कहता है। गुड बॉय वहाँ पे आ जाता है, बट उसे शक होता है क्या सच में वो मिराई है या वो कोई और है, इसलिए वो उसके ऊपर एरो शूट कर देता है। मिराई जो होता है खुद को अपने एरो की मदद से बचाता है, यह देख करके वो खुश होता है। वो वापस से ही करना चाहता था, बट मिराई वहाँ पे उससे बात करने के लिए आया है और वो उसे कहीं और चलने के लिए कहता है। गुड बॉय जो होता है मिराई की बात मान लेता है और वो आसमान के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कि मिराई खुद का फेस दिखाता है गुड बॉय को। गुड बॉय को बताता है कि हमें गॉड कैंडिडेट के लिए वोट करना चाहिए, गॉड कौन बनेगा, और वो उसे एक डिस्पोजल फोन दे देता है। वो यूरी को लेके आएगा, उसके बाद में वो सभी एक जगह पे मिलेंगे। वो मान जाता है। अब हमें यूरी को दिखाया जाता है जिसके पास में रेवल और नासे आती है उसे ढूंढते हुए, और वो उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पे हमारे एक प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें आज़ाद करा पाएंगे। बेहोश होने की एक्टिंग करो। यह बात सुनकर के वो गॉड कैंडिडेट यूरी ऐसा ही करती है। वो वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करती है जिससे कि वो पकड़ी ना जाए, जो कि गार्ड्स जो होते हैं जो कि उसे मॉनिटर कर रही होते हैं उसे देख करके हैरान हो जाते हैं और उसे बचाने के लिए कुछ टीम मेंबर्स को भेजते हैं। यूरी जो होती है वो अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है और इन तीनों को अपने वश में कर लेती है और उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है बाकी के गार्ड्स इकट्ठा होकर उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। यूरी भाग करके जाती है, कमरे में आती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है खिड़की से कूदते हुए। हमें अब यूरी को दिखाया जाता है। यूरी जो होती है वो जंगल की तरफ भागने लग जाती है। कुछ गार्ड उसका पीछा करते हैं और उसे दबोच लेते हैं और जब वो उसका सर पलटते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो एक गार्ड है जिसने कि ऐसे कपड़े पहने होते हैं। दूसरी तरफ यूरी जो होती है जंगल के अंदर आ गई थी, जिधर की उसे मिराई और साकी दिखाई देती हैं। वो दोनों जो होते हैं वो उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं और साथ में चलने को कहते हैं। गुड बॉय भी उनके साथ में होता है, बट यूरी को उनके ऊपर विश्वास नहीं होता और वो दूर जाने लगती है क्योंकि मिराई के पास में व्हाइट एरो होता है। उसे डर लग रहा था। मिराई उसे चोट पहुंचाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो गॉड कैंडिडेट का चुनाव बड़े पीसफुल तरीके से करेंगे, क्योंकि जब सभी गॉड कैंडिडेट आएंगे तभी लास्ट का गॉड कैंडिडेट आएगा। न्यूज़ के अंदर सभी लोग अपनी बातें शेयर करने लगते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों को भगवान नहीं बनाना चाहिए, ये मिसफॉर्च्यून लेके आएंगे। बट अब सभी लोग जितने भी गॉड कैंडिडेट होते हैं वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और लास्ट वाले गॉड कैंडिडेट को ढूंढना उन्हें पड़ेगा। बट लास्ट वाला गॉड कैंडिडेट जो है उसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसी के साथ में जब सारे गॉड कैंडिडेट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब उनकी एंजल्स के बीच में आपस में बात छिड़ जाती है कि आखिरकार किसको एक असली गॉड बनना चाहिए। उसी बीच सभी लोग जो है वो अपने कैंडिडेट का नाम आगे करने लग जाते हैं, बट कुछ गॉड कैंडिडेट जो होते हैं वो मिराई का नाम आगे करते हैं और किस प्रकार से वो लास्ट के गॉड कैंडिडेट को आगे ला सकते हैं उसके बारे में बात चलती है। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है जिसमें कि सभी गॉड कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होगी तो वो हमारे सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक हमने कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दे रखी है और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी है। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और हमारे 1 लाख के सब्सक्राइब काउंट को जरूर से कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।